हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कॉर्डेट्स की हम विभिन्न टाइप की फाइलम में देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन हम डायरेक्ट इसका स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसमें गिल्स, लंग्स, ट्रैकिया आते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, फिर स्क्वालिड फिश, फ्रॉग मतलब एम्फीबियन, यूरोमोटिक्स, रेप्टाइल, पिजन, एबीज में आते हैं, लेपिस मैमल्स में आते हैं। कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, जीव की प्रत्येक सेल्स कोशिका पदार्थों के ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा और ऊर्जा की मुक्ति तथा कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है। यदि यह O2 शरीर से निष्कासित न की जाए तो जीव द्रव्य के लिए विष का कार्य करती है। रेस्पिरेटरी शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। एक सरल परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ एक जीव द्वारा O2 का अंतर्ग्रहण और CO2 का निष्कासन है। जीव तथा इसके पर्यावरण के बीच गैसों CO2, O2 के विनिमय के लिए निर्मित तंत्र को रेस्पिरेटरी की संज्ञा दी गई, अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा O2 को बाहर निकालना, यह प्रक्रिया श्वसन तथा रेस्पिरेशन कहलाती है। इस कार्य को करने के लिए शरीर का कुछ भाग या संपूर्ण सतह चारों ओर के वायुमंडल तथा जल से गैसों के आदान प्रदान हेतु निर्धारित कर दी जाती है। ऐसे अंग श्वसन अंग कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। इसमें है फर्स्ट, गिल्स। जल में रहने वाले एनिमल्स में गिल द्वारा रेस्पिरेशन होता है। इस प्रकार का रेस्पिरेशन एक्वाटिक रेस्पिरेशन कहलाता है, जैसे फिशेस। सेकेंड है लंग्स। वायवीय श्वसन हेतु मुख्य अंग एक जोड़ा लंग्स होते हैं, इसके द्वारा रेस्पिरेशन की क्रिया संपन्न होती है। फिर ट्रैकिया, वायवीय श्वसन के अंतर्गत ही ट्रैकिया आते हैं। फिर इसमें है लैरिंक्स के पीछे लंबी सिलेंड्रिकल नलिका में खुलता है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। यह लंग्स के अंतर्गत ही आता है। फिर एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन यद्यपि जलीय वर्टिब्रेट्स में मुख्य श्वसन अंग गिल्स और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में लंग्स होते हैं, फिर भी अन्य उपस्थित संरचनाएं भी जल या वायु से सीधे O2 लेने के लिए सहायक श्वसन प्रणाली प्रदान कर सकते हैं। यॉक सेकेंड, अटेंशन, पीतक कोशन, एलेटाइस। लगभग सभी भ्रूणी कोशिका भोजन के लिए पोषक या पीतक के अवशोषण के अतिरिक्त पीतक कोश या इसके पीतक संवहन सहित गैसीय विनिमय के लिए भी उपयोग करते हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के भ्रूणीय जीवन में एलिनेशन और अपरापोषकीय या नाभिकीय वाहिनियां भी अस्थायी श्वसनांग डाल जाती हैं। स्किन एम्फीबियंस, ये गीली और खुली त्वचा के द्वारा जो अत्यंत संवहनी होती है, श्वसन सामान्य होता है। एपिथेलियल लिग्निन, कुछ फिशेस और एक्वाटिक एनिमल बर्ड्स में अवस्कर, क्लोएका, रेक्टम, आंत एंड वक्कल फेरिंग्स एपिथेलियम अत्यंत संवहनी होता है और श्वसन में सहायक होता है। क्लोएकल ब्लैडर, अवस्कर आशय रेप्टाइल की स्किन श्रृंगी और श्वसन के लिए यूजलेस होती है, परंतु कुछ जलीय कछुओं में क्लोएकल ब्लैडर का एक जोड़ा गुदा के द्वारा निरंतर जल से भरते और उतले होते रहते हैं। यह अधिक समय तक जल में रहने पर महत्वपूर्ण श्वसनांगों की तरह कार्य करता है। पेल्विक गिल्स, यह भी सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करता है। अपरकुलम गिल्स, एसिपेंसर, पॉलिप्टेरस और अनेकों टिलोटोल्स में अपरकुलम गिल्स द्वारा श्वसन क्रिया होता है। में है स्यूडो ब्रांच, इलासो ब्रांच और कुछ टेलियोस्टिस में भी श्वसन रंध्रों में स्थित कूट क्लोम वास्तविक गिल के समान होते हैं। एच क्या है इसका? फेरिंजियल, डाइवर्टिकुलम, एम्फीबियस और चेन्ना आदि में ग्रीष्म निष्क्रियता में तथा वायुमंडल की वायु को ग्रहण करने के लिए उपयोगी होती है। इसमें फर्स्ट है ब्रांशियल डाइवर्टिकल, फिर जे है स्विन ब्लैडर,
अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। ये निम्न प्रकार के होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन स्कॉलिडन। इसमें बहुत सारे दिए हैं तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट ही बताऊंगी और बाकी की सब मैं आपको फोटो के फॉर्म में दे दूंगी। स्कॉलिडन एक एक्वाटिक एनिमल है। यह रेस्पिरेशन स्कॉलिडन फिश होती है। रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा के लिए समुद्री जल में घुली ऑक्सीजन पर निर्भर रहता है, इसलिए इसमें जलीय श्वसन होता है। यह क्रिया इसमें अन्य मछलियों की भांति गिल द्वारा होता है। स्कॉलिडन में गिल पाउचेस में स्थित होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गिल्स में होता है, जैसे फिश में गिल्स होते हैं। स्कॉलिडन में जो एक जोड़ी गिल्स पाउच और गिल क्लीफल्स फेरिंग्स के दोनों ओर लेटरल या पार्श्व दीवार की एक कतार में व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक गिल पाउचेस अग्र तथा पश्च तलों से चाप एक कोश सैक के आकार की रचना होती है। प्रत्येक गिल पाउचेस अंदर फेरिंग्स में एक बड़े आंतरिक ब्रेंकियल छिद्र इंटरनल ब्रेंकियर अपार्चर से तथा एक सक्रिय ऊर्ध्व बाहरी ब्रेंकियल छिद्र या गिल स्लिट के द्वारा शरीर बाहर खुलता है। सभी गिल पाउचेस एक दूसरे से तंतुमय पेशियों से बने सेप्टम या इंटर ब्रांचेस और गिल सेप्टम द्वारा पूर्णतः अलग रहते हैं। प्रत्येक गिल पाउच को एक दूसरे से अलग करने वाले दीवार या इंटरब्रांशियल सेप्चर को आश्रित करने वाले म्यूकस मेम्ब्रेन अनेक हॉरिजॉन्टल रूप में व्यवस्थित पत्तियों के आकार के फोल्ड्स में रूपांतरित रहती है। इन फोल्ड्स को गिल लैमिनेट या गिल फिलामेंट्स कहते हैं, जो मुख्यतः गिल्स का निर्माण करती है तथा अत्यधिक ब्लड कैपिलरीज से संपूरित रहती है। गिल लैमेली का प्रत्येक सेल सिंगल सैक एक अर्ध गिल या हैम्बिक या हैम्ब्रेक का निर्माण करता है, जबकि गिल लैमेल के दोनों सेल्स जो इंटरब्रांशियल सेप्टम तथा इसके विसरल या गिल आर्च पर एंटीरियर तथा पोस्टीरियर फेस पर जुड़े होते हैं, एक पूर्ण गिल का निर्माण करते हैं। पूर्ण गिल को होलो ब्रांच कहते हैं। ये इसका डायग्राम है। फिर स्पाइरेचस स्कॉलिडन में गिल स्लिट्स का प्रथम जोड़ा जो मैंडिबुलर तथा हायर आर्च के मध्य स्थित होता है, स्पाइरल का निर्माण करती है तथा एक एक फेरिंग्स के दोनों पार्श्व तलों पर स्थित होता है। ब्लड सप्लाई प्रत्येक गिल लैमेला एक पत्ती के समान रचना होती है, जो अपने आधार के द्वारा विस्ट्रल आर्च से जुड़ी रहती है। इस पर ब्लड कैपिलरीज का जल फैला रहता है। इसमें वेंट्रल क्लोएका से डिफरेंट ब्रांशियल आर्टिलरीज द्वारा ब्लड लगाया जाता है तथा डिफरेंट ब्रांशियल आर्टिलरीज द्वारा ऑक्सीजन ब्लड डोर्सल एरिया को वापस भेज दिया जाता है। गिल पाउच से 5 जोड़ी एफरेंट ब्रांचियल तथा 9 जोड़ी एफरेंट ब्रांचियल आर्टीज होती हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी इंस्पिरेशन फर्स्ट है ब्रांशियल कैविटी का फर्स्ट हाइपोब्रांशियल मसल्स जो पेक्टोरल गार्डल से बेसिहाइल तथा हाइपरब्रांशियल कॉर्टिलेज तक फैली रहती है, इसके संतुलन के कारण नीचे हो जाती है, जिससे बक्कल कैविटी का आयतन बढ़ जाता है। सेकंड है इसी समय माउथ खुल जाता है तथा जल फैली हुई बक्कल कैविटी में भर जाता है। अब गिल आर्चेस फैलती है, इसके परिणाम स्वरूप फेरिंजिनल कैविटी का आयतन बढ़ जाता है और बाहरी गिल स्लिट्स बंद हो जाते हैं तथा फेरिंग्स कैविटी जल से भर जाती है। एक्सपीरेशन अब एडिकुलर मसल्स के सिकुड़ने से माउथ बंद हो जाता है। इसी समय इंटरब्रांशियल तथा कंस्ट्रिक्टर मसल्स के सिकुड़ने से फेरिंग्स का फर्श ऊपर उठता है, जिससे उसका आयतन कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप जल गिल पाउचेस में भर जाता है और गिल लैमेला के ऊपर होता है। कुछ बाहरी गिल स्लिट्स से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार जल लगातार मुख द्वारा फेरिंग्स में आता रहता है और गिल स्लिट से बाहर निकल आता रहता है। अब मैं दूसरे लेक्चर में आपको दूंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो ये वाला मेरा हो गया लेक्चर फर्स्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। क्योंकि अगर मैं आपको ये रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग ये भी दे देती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। सो इसका रेफरेंस और कंक्लूज़न लास्ट वाले पॉइंट पे मैं आपको बता दूंगी। सो ठीक है।